गुड आफ्टरनून, मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सब अच्छे से होंगे। जैसा कि हम लोगों ने जीएस पॉइंटर की श्रृंखला को शुरू किया हुआ है और हम लोग सामान्य भूगोल के अंतर्गत विश्व भूगोल के बारे में बात कर चुके हैं। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सबके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी और आज से आपका सेगमेंट शुरू होने जा रहा है भारत का भूगोल, है ना। भारत का भूगोल आप लोगों का सेगमेंट शुरू होने जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, जितने भी डायमेंशन में चीज़ें बटी हुई हैं उसी क्रम में उसको आप कंठस्थ करने का प्रयास करें। ये बुक देख पा रहे होंगे आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे ये अवेलेबल है, आप वहाँ जाके इसको परचेस कर सकते हैं। वर्ष 2023 यानी सभी लेटेस्ट बिंदुओं को इसमें संग्रहित किया गया है, ठीक है। घटना चक्र प्रकाशन के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग इसको घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। आइए भारत के भूगोल की तरफ बात करें। भारत के भूगोल के अंतर्गत आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जरा उसको समझा जाए, ठीक है। देखिए, जैसे सबसे पहला पॉइंट है सामान्य परिचय। भारत के संदर्भ में सामान्य परिचय में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है ना कि भाई ये जो हम भारत देखते हैं, आज एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, ये जो हम भारत देखते हैं आज की डेट में, ये कुछ रफली डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने, है ना, ऐसा तो नहीं है एग्जैक्टली। तो इसके क्षेत्रफल के बारे में आपको पता हो कि अब जैसे भारत के बारे में सही कथन कि भाई यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। यानी पूरे विश्व की अगर बात की जाए, पूरे ग्लोब की अगर बात की जाए तो ये आपका विषुवत रेखा है। ये विश्व भूगोल में पढ़े हैं आप लोग। ये आपका 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा है, ये भी पढ़ लिए हैं आप लोग। और भारत कहीं ना कहीं यहीं पे अवस्थित है। आप देखते हैं कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होके जा रही है। तो पूरे विश्व का ये 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है पूरे भारत का। क्लियर है जी। उसके बाद देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर, यानी अब इस 0 डिग्री देशांतर के इधर जो भी रेखाएं होंगी वो सारी कहलाएंगी पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। और इसके पश्चिम में जितनी रेखाएं हैं वो कहलाएंगी आप लोगों की पश्चिमी देशांतर। इसमें बिल्कुल कंठस्थ रहें आप लोग, पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते हम लोग पहुंचे 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री बिल्कुल भारत के बीचों बीच से आ रही है और ये कहीं ना कहीं भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है। और यहीं से पता लगता है कि 0 डिग्री जो कि लंदन में एक जगह है, लंदन में, वो पूरा हो गया क्या, कोई बात नहीं, जो कि लंदन में एक जगह है जिसका नाम है, लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, ग्रीनविच, है ना। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच और यहाँ से 82.5 डिग्री आगे है पूर्वी देशांतर। तो यहाँ से पता लगता है कि भारत का जो समय है वो 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है, लंदन से 5.5 घंटे आगे है। कैसे? देखिए 1 डिग्री बराबर होता है, जब 1 डिग्री देशांतर मूवमेंट होता है तो 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है, 4 मिनट का अंतर। तो उसी तरीके से 82.5 की अगर बात करें, इसका गुणाचार कर दीजिए, कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। 1 0 से 1 0 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से चला जाएगा आपका 5 एकम 5 और इधर आ गया 3, 5 6 30, 5 पंजे 25। इसको गुणा करेंगे तो 330 मिनट आ जाएगा। 330 मिनट कितना होता है? 5.5 घंटे। बिल्कुल क्लियर रहे, 5.5 घंटे पूर्वी देशांतर भारत मानक समय रेखा निर्धारित करा 82.5 डिग्री, जो 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है। क्लियर है यहाँ तक? यही पॉइंट था इसके अंदर। अगला देखिए क्षेत्रफल या आकार की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में है 7वां स्थान। भारत का विश्व में 7वां स्थान पड़ता है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। वहीं पे देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का लगभग 2.4% है, ये हमने देख लिया। परंतु इसकी जो जनसंख्या है वो 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। भाई एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो 2.4% है, वहीं पॉपुलेशन की बात करें तो 17.5% यहाँ पे आपका पॉपुलेशन आ जाता है। वहीं पे देखिए भारत में गाँव की संख्या की बात करें, भारत में गाँव की जो जनसंख्या है वो है 6,40,932। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार आपको ये आंसर हिट करना होता है जब ये आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। क्लियर यहाँ तक? तो आपका आंसर हो जाएगा 6,40,932 आपके गाँव की संख्या है। वहीं पे बात करें सही सुमेलन के संदर्भ में, जैसे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वहीं पे देखिए लगभग है, लगभग भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड तक है। इसको हम डिग्री और सेकंड में डिनोट करते हैं, डिग्री और मिनट और फिर सेकंड। अभी अक्षांशीय क्या मामला, जरा एक चीज समझिए कि जैसे अभी आप लोगों ने देखा ग्लोब,
है ना, ये आपका 0 डिग्री है। 0 डिग्री फिर करते करते 1 2, और भारत कहीं ना कहीं यही बना हुआ है, इस लोकेशन पे बना हुआ है ऐसे। तो ऊपर की तरफ जब हम लोग जाते रहेंगे तो ये अक्षांश रेखा यहाँ पे जब आ जाएगी 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर ऊपर यहाँ पे पहुंचेंगे तो 37 डिग्री 6 सेकंड तक यहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिलता है। वहीं पे भारत का रेखांशीय विस्तार, यानी अगर हम लोग बात करें देशांतर, पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर हमारा ऊपर से आता है। पूर्वी देशांतर देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये रहा, है ना। तो ये कितना है, ये 68 डिग्री 7 सेकंड से लेकर 97 डिग्री 25 तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अक्षांशीय देशांतीय बिल्कुल कंटेस्ट हो जाए, यहाँ से बार बार प्रश्न देखने को आते हैं। अगला देखिए, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में राज्यों की संख्या है 28। 31 अक्टूबर 2019 से 28 राज्य भारत में अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, अगला देखें, इसमें भारत के लिए सत्य कथन की बात हो रही है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, वहीं पे भारत जनसंख्या की दृष्टि में अगर बात करें तो विश्व का दूसरा राष्ट्र है, जनसंख्या के मामले में। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में देश के मामले में 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में दूसरा है, और इसकी जो भूमि है, भूमि सीमा जो है उसका विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, एग्जैक्ट तो है 15,106.7 किलोमीटर, लेकिन आप राउंड फिगर ध्यान रखें 15,200 किलोमीटर यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पर सर्वप्रथम अगर बात करें सूर्योदय की, तो इसके अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। सबसे पहले सूर्योदय, सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, उसके बाद फिर पूरे भारत में कहीं ना कहीं विस्तारित हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि सूर्य की किरण भारत में पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट का समय लेती है कि नहीं है। अच्छा, ये तो हुआ क्षेत्रफल का मामला। अब यहाँ समझिए अक्षांशीय विस्तार। अब ये अक्षांशीय विस्तार जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी इसमें, तो भारत विस्तृत है, यानी 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। जो मुख्य भूमि का विस्तार, अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है ये। अब जैसे ज़रा देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, यहाँ से अगर बात करें जो मुख्य भूमि है, ये तो 8 डिग्री 4 सेकंड से शुरू हो रही है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे अंडमान निकोबार भी तो है। तो अंडमान निकोबार कहाँ से शुरू हो रहा है, 6 डिग्री 45 सेकंड से लेकर फिर ऊपर जा रहा है 37 डिग्री 6 तक। ये डिफरेंस यहीं पाया हुआ है। ठीक है, वहीं पे बात करें पूर्वी देशांतर की, अभी आप लोगों ने देखा 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य भारत अवस्थित देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पे देखिए राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में से किस एक से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली कौन सी अक्षांश रेखा है, तो जो राजस्थान से गुजरती है इन राज्यों में। सिक्किम, आप देखिए जो लाइन आ रही है उसको मैप में हाईलाइट कीजिए, वहीं से आपकी पकड़ इसमें बनना शुरू होगा। तो राजस्थान से होकर गुजरती है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, वहीं पर जरा एक चीज़ और समझिए, जैसे आप देख रहे हैं ये भारत का नक्शा है ना, ये एक रफली डायग्राम मैंने बनाया है, ड्रॉ किया है। अब जरा यहाँ पे समझिए कि ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं पूर्वी गलियारा। क्या बोलते हैं, पूर्वी गलियारा, पूर्वी गलियारा। और जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं पश्चिमी गलियारा, पश्चिमी गलियारा। तो पूर्वी और पश्चिमी गलियारे को मिलाने, ये अब जैसे देखिए हम यहाँ पे मिला देंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये जो पूर्वी गलियारा पश्चिमी गलियारा जहाँ मिलते हैं वो कौन सी लोकेशन है, तो यहाँ पे है झांसी। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कौन सी जगह है, यहाँ पे है झांसी। क्लियर है जी, ओके। अब उसके बाद जरा समझिए, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर में से जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सी है, जैसलमेर है, जैसलमेर। अब यहाँ पे कैसे प्रश्न आते हैं जरा वो समझिए। जो रेखाओं के बारे में आप समझ गए, देशांतर रेखा, अक्षांतर रेखाएं हैं, इनको एक जगह ड्रॉ कीजिए। उसके बाद उस सारी देशांतर रेखाओं को ड्रॉ कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। तो उन देशांतर रेखाओं पे, अक्षांश रेखाओं पे कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, वहाँ से आप लोगों की पकड़ बननी शुरू होगी। ठीक है, तो अब जैसे चार नाम दिए गए हैं, तो आप देखेंगे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जैसलमेर यहाँ से होकर गुजर रही है, तो आपका आंसर हो जाता है जैसलमेर, इस तरीके से। अब देखिए भारत एवं कर्क रेखा, कर्क रेखा के बारे में हम लोगों ने बात करी। अब भारत एवं कर्क रेखा के बारे में जाने, तो यहाँ पे देखिए जरा एक मिनट कि कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम।
टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। इनको रटना नहीं है ना, इनको रटना नहीं है, इनको मैप में कंटेस्ट करना है कि पहले नंबर पे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, इस तरीके से यू कैन ड्रॉप, है ना, तब आप लोग उसको याद रख पाएंगे। अगला देखिए, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा है, कर्क रेखा जो गई है उसके उत्तर में कौन सा राज्य पड़ेगा, इन ऑप्शन के अनुसार हम लोग अपना विकल्प लगा रहे होंगे। तो आपका मणिपुर आप देखेंगे कर्क रेखा के उत्तर में देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं देखिए हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली, इन शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। कहाँ दिन की अवधि अधिकतम देखने को मिलेगी, तो आप देखेंगे दिल्ली वो लोकेशन है इस ऑप्शन के अनुसार, तो यहाँ पे आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, वहीं पे देखिए जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी, इन शहरों में से जो कर्क रेखा है इसके सबसे निकटतम शहर कौन सा है, वही जो मैंने आपको कहा बहुत लिमिटेड शहर के नाम है, एक जगह उसको ड्रॉ कर लेंगे, है ना, जबलपुर आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है। अगला देखिए, माही, चंबल, नर्मदा, इनमें से कौन है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, और कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। मैं आप लोगों का कमेंट देखता हूं, ठीक है, तो आंसर करके बताइएगा। देखिए भारत की कर्क रेखा को तो एक ही नदी जो 2 बार पार कर रही है, तो वो कौन सी है, माही नदी। विषुवत रेखा, मकर रेखा को कौन सी नदियां पार कर रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएं। अब बात करते हैं मानक समय की। मानक समय आपको पता है कि 82.5 डिग्री, आपको पता है कि 82.5 डिग्री जो रेखा है वो भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, वहीं पे देखिए जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यमुनोत्तर पर होगी वह कौन सी है, वो 172 डिग्री 172 घंटे कह सकते हैं 30 सेकंड, ये देखने को मिलता है, पूर्वी देशांतर, है ना। वहीं पे देखिए अगला पॉइंट कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो अभी जो आपने देशांतरी विस्तार देखा लगभग 30 मिनट का है, और 1 मिनट में है 1 डिग्री में है, 1 डिग्री देशांतर में है 4 मिनट, तो 30 डिग्री देशांतर मतलब 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। ऐसे आप अपने कंसेप्ट को डेवलप करेंगे तो उसको याद रख पाएंगे, रटना नहीं है। अगला देखिए, अब आपके सामने बोला गया सत्य कथन। तो देखिए औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। ये वही कंसेप्ट वाला मामला, एक बार आपको ड्रॉ कर लेना है, और ऐसे कोई भी प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे तो आप लोग उसका आंसर निकाल पाएंगे। अगला देखिए, रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय जो IST है वो देशांतर के निकटतम शहर है, तो वो है रीवा। रीवा पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, है ना। तो आप देखेंगे 82.5 डिग्री रेखा कितने क्षेत्रों से जा रही है, वहाँ से अपना आंसर आप लोग निकाल लेंगे। 5 राज्यों से जा रही है ना, तो वहाँ पे मध्य प्रदेश आ जाता है, तो रीवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 4 राज्यों के नाम दिए हैं। इन राज्यों में से भारतीय मानक समय यमुनोत्तर नहीं गुजरती, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है आप लोगों का, है ना, और अब यहाँ पे देखेंगे झारखंड, इतने से गुजरती, तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे नहीं है। नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, इनमें से भारतीय मानक समय रेखा देशांतर रेखा 82.5 गुजरती है। इन सब में कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मैंने आपको कहा उत्तर प्रदेश में कौन पड़ता है, इलाहाबाद, है ना, प्रयागराज, अब नया नाम है, आप जानते ही हैं। अगला देखिए, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे 4 नाम है। इनमें से दिल्ली के सबसे निकटतम समीप के देशांतर पर स्थित शहर है, आप देखेंगे इस तरीके से, दिल्ली है, इसी देशांतर खींच दीजिए, आपको पता लग जाएगा। हैदराबाद इधर होगा, नागपुर इधर होगा, पुणे की बात करें इधर होगा, और यहाँ पे बेंगलुरु ही आएगा जो सबसे नजदीक निकल के आता है। बेंगलुरु आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपना आंसर ड्रॉ कर लेना है। अगला देखिए, यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्य उदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्य उदय होगा
2 घंटे का अंतराल है, तो वहाँ 5 बजे हो रहा है तो यहाँ 7 बजे होगा, है ना। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपका मामला। अब देखिए दूरस्थ बिंदु के संदर्भ में पॉइंट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूरस्थ बिंदु क्या है, जरा एक चीज समझिए। जैसे ये आपका भारत है ना, ये आपका भारत है, ये भारत है, ये इसकी मुख्य भूमि है। ये क्या है, ये इसकी मुख्य भूमि है, मेन लैंड। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार भी आ जाता है, इधर देखेंगे तो लक्षद्वीप भी है ना। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कैसे किया जा सकता है, एक तो ये उत्तरी हिस्सा हो गया, ये तो हो गया उत्तरी बिंदु, यहाँ पे कौन सा है, ऐसे प्रश्न रहेंगे आप लोगों के सामने। और मुख्य भूमि की बात की जाए तो दक्षिणी बिंदु ये है, और एक दक्षिणी बिंदु ये भी है। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो एक दक्षिणी बिंदु ये भी देखने को मिलता है, और ये वाला पश्चिमी बिंदु, और ये वाला आपका पूर्वी बिंदु। इन्हीं के संदर्भ में मिला जुला के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए, अब जरा समझिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि नहीं कहा गया है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार, यही है सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अगला देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है कहाँ, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार जिसको बोल रहे हैं, वही इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको किस किस नाम से जानते हैं, इसको पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। इसको पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे देखिए, भारत के राज्यों में से सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, वहीं पे भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो 68 डिग्री 7 पे है, गुहर मोती, गुहर मोती, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। यानी अगर मैं बात करूं तो सबसे पश्चिमी बिंदु आपका कौन सा है, यहाँ पे गुहार मोती, गुहार मोती कहाँ पड़ता है आपका, गुहार मोती पश्चिम में, और कहाँ, गुजरात में। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला देखिए, भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया है। और भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु अभी देखा आप लोगों ने, गुहर मोती, 2 बार आगे लग रहा है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से मिल रहे हैं, ये आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु हो गया। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु में से वह कौन सा नगर है जो सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। अब इसके लिए आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर लोकेशन जानना है तो अपना आंसर निकाल ले जाएंगे। तो लखनऊ आप देख पाएंगे कि ये सबसे पूर्व में दिखेगा अगर आप इसको मैप में हिट करते हैं तो। जैसे मान लीजिए ये हमने मैप बनाया, ये कुछ इस तरीके से मैप है, हल्का सा ड्रॉ कर लेंगे। हैदराबाद देखेंगे इस तरफ है, भोपाल की बात करें तो इस तरफ है ना, लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ ये रहा, बेंगलुरु की बात करें तो ये रहा, तो ये रहा लखनऊ, सबसे पूर्व में दिख रहा है। अगला देखिए, सीमावर्ती देश, कुछ पॉइंट इसमें मेंशन नहीं थे, उसके बारे में चर्चा कर लें जरा। पश्चिमी बिंदु हो गया, दक्षिणी बिंदु हो गया, और इसको बोलते हैं जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी ध्यान रखेंगे। और कन्याकुमारी को पहले कहा जाता था केप कमोरिन, क्या बोलते थे, केप कमोरिन। कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कमोरिन। और उत्तर बिंदु की अगर बात करें तो इस वाले बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सारे पॉइंट आपके हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, सीमावर्ती देशों की अगर बात करें, सीमावर्ती देशों की बात करें तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वे कौन सा है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, नहीं मिलती है, तो वह है मणिपुर। कैसे याद रखेंगे कि कौन से देश हैं जो भारत से सीमा साझा कर रहे हैं, तो याद रखेंगे 7 देश हैं। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे आप लोग, आप लिख लेंगे इस तरीके से, BACHPAN, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। और ये जो मैंने क्रम लिखा हुआ है ये इनकी लंबाई के आधार पे भी है कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है। तो BA से ध्यान रखेंगे बांग्लादेश, BA से याद रखेंगे बांग्लादेश। ठीक है, चाइना, CH से चीन, PA से पाकिस्तान, SN से नेपाल, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान।
उम्मीद कर रहा हूँ याद रख पाएंगे, कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, बचपन में MBA किया। सबसे लंबी सीमा साझा होती है बांग्लादेश, सबसे पहले नंबर पे है बांग्लादेश। सबसे छोटी सीमा भारत की साझा होती है अफगानिस्तान। क्लियर है? अब उसके बाद पूछ लिया जाए कि कितने देशों से सीमा साझा होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 देशों के साथ भारत की सीमा साझा हो रही है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि कौन सा वो देश है जहां भारत की सीमा साझा नहीं होती। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग अपना आंसर हिट कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। आइए, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। अब देखिए यहीं से प्रश्न आपके सामने जनरेट होगा। सबसे ज़्यादा सीमा बना रहा है बांग्लादेश। अब इसके साथ भारत के लगे हुए जो राज्य हैं वो है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद देखिए सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं लगती है। मेन थीम यही है, साथ के साथ लग रही है। अब इनमें किसके साथ लग रही है, किसके साथ नहीं लग रही है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो मेघालय से नहीं लग रही, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। समझ पा रहे हैं? मेन थीम वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया, उसी के अंतर्गत प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, असम, मिजोरम, इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब किससे नहीं लग रही? तो असम आप देखेंगे उधर से लैंडलॉक्ड हो जाता है, नहीं लग रहा है, असम से नहीं लग रहा है। ठीक है, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो हम विकल्प के अनुसार देखेंगे और मैप में ड्रॉ कर लेंगे जो जो पॉइंट आ रहे हैं। जैसे पंजाब देखेंगे, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, राजस्थान है और गुजरात, ये सारे लोकेशन कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा कर रहे हैं। आप देखते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला देखिए, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार से सीमा लग रही है, पश्चिम बंगाल से सीमा लग रही है और सिक्किम से सीमा लग रही है। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। अगला देखिए, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है? वो है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बारे में बात हो रही है। चाइना सीमा बना रहा है, देखिए प्रश्न जनरेट है ना? तो भारत और चीन के साथ कौन बना रहा है? मैकमोहन रेखा। और कहाँ बनाता है? ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बनाता है? अरुणाचल प्रदेश में बनाता है। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, भारत श्रीलंका अलग होता है पाक जल डमरू मध्य से। पाक जल डमरू मध्य के द्वारा, पाक जल संधि के द्वारा कौन से देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका। पाकिस्तान नहीं लगाइएगा, जो नहीं जानते हो पाकिस्तान लगाते हैं, लेकिन अब आप जान रहे हैं तो गलत नहीं करेंगे। नेपाल, भूटान, चीन, इनकी सीमाओं में से मिलने वाला जो भारतीय राज्य है वो है सिक्किम। ये है आपका इंडियन ज्योग्राफी। मैप के ऊपर पूरी पकड़ रहे। जिस भी रूम में बैठ के पढ़ते हैं आप लोग, एक भारत का मैप जरूर लगा लीजिए। इट डजेंट मैटर कि आपने इंग्लिश मीडियम का लगाया हुआ है, हिंदी मीडियम का लगाया हुआ है, लोकेशन आपको पता हो, है ना ये चीज़। चलिए अगला देखिए, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो वो आप देखेंगे त्रिपुरा है, त्रिपुरा के साथ लगी हुई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार आरोही क्रम में, तो आप देखेंगे वही आरोही मतलब आप देखेंगे घटते क्रम में, है ना? सबसे कम इससे है, फिर इससे ज़्यादा है, फिर से ज़्यादा है, फिर से ज़्यादा है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू विकल्प हम लोग अपना आंसर हिट कर जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगला देखिए, असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं बांटता? तो आप देखेंगे बिहार इसके साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। ठीक है, वही विकल्प के अनुसार हम लोग अपना आंसर हिट कर रहे होंगे। अब देखते हैं इसका भौतिक विभाजन। ये तो हमने कुछ सामान्य परिचय के संदर्भ में बात करी। अब भारत का भौतिक विभाजन कैसा है, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पर्वतीय मैदान है, कहाँ मैदानी क्षेत्र है, कहाँ पे पठारी क्षेत्र है, इस तरीके से। तो जब आप ये सब चीज़ें जानते हैं तो भारत की कृषि को जानना आसान हो जाता है, भारत की मिट्टियों को जानना आसान हो जाता है, भारत की खनिज संपदा को जानना आसान हो जाता है। भाई आपको पता लग गया पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे है, पठारी क्षेत्र यहाँ पे है, खनिज वहाँ मिलेंगे, मिट्टियाँ वहाँ उतनी बलुई नहीं होंगी, जलोढ़क मृदा नहीं होगी, है ना? तो ये कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप आप लोग बढ़ते हुए चलें। अब जैसे आपके सामने बात हुई है कि भौतिक विभाजन की, पहले भारत के प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो देखिए, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका था उत्तर की ओर। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया जरा ध्यान से समझिए। पहले पृथ्वी जो है ये पृथ्वी थी पहले, है ना? और ये 2 लैंड फॉर्म में बटी हुई थी।
ये दो लैंड फॉर्म है। ये पहला वाले लैंड फॉर्म को बोलते थे अंगारा। क्या बोलते थे? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड। और इसको बोलते थे गोंडवाना लैंड, इसको बोलते थे गोंडवाना लैंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो विशाल जल राशि देख पा रहे हैं इसको बोलते थे पैंथालासा, इसको बोलते थे पैंथालासा। और इसके मध्य में जो आप देख पा रहे हैं, ये जो इसके मध्य में है, ये हुआ करता था टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो जब इनका विखंडन शुरू हुआ तो भारत कहीं ना कहीं पहले यहाँ पे था। तो भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रहे, भारत कौन से लैंड का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का। जब पृथ्वी में हलचल शुरू हुई, प्लेट विवर्तन की प्रोसेस शुरू हुआ, उस सिद्धांत के जरिए भी ये प्रूव हुआ है, तो भारत का मूवमेंट हुआ उत्तर की तरफ, भारत उत्तर की ओर मूवमेंट करना शुरू हो गया। तो आज अवस्थिति आप जो देखते हैं है तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा, तो आप देखते हैं उत्तर की मूवमेंट हुआ, तो अब भारत उत्तरी गोलार्ध में मूवमेंट ले चुका है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। संकेत मिलते हैं कि भारतीय स्थल पर सरका, तो कहां सरका? उत्तर की ओर। कैसे मामला क्लियर हुआ ये? और इस पूरे संयुक्त रूप से इन सबको बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया, ठीक है जी। उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे गोंडवाना लैंड। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं साइड हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखते हैं। अब यहां समझिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव होता किसका? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव, सिंधु गंगा मैदान, इतनी सुवृष्ट जलोढ़ मृदा से वंचित, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। इसका मतलब क्या है, जरा एक बात समझ पाइए। जरा फिर से देखिए, यहां पे है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि आप देख पाएं। अब यहां देखिए, यहां पे अवस्थित थी पहले यूरेशियन प्लेट। क्या नाम लिखा मैंने? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट अवस्थित थी। तो जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की टक्कर हुई तब सामने निकल के आया ट्रांस हिमालय। क्या निकल के आया? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय सामने आ रहा है। और ट्रांस हिमालय के बाद जिसमें आप देखते हैं जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, है ना, ये सारी रेंज, इसमें काराकोरम रेंज इसमें निकल के आई हैं। उसके बाद फिर हिमालय पर्वत जिसमें आप देखते हैं अपना वृहद हिमालय, लघु, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, तो ये सारी रेंज इसके बाद निकल के आई। तैतीस सागर का संकुचन हो गया। अब ये तैतीस सागर था, दोनों तरफ से प्रेशर हुआ, इन्होंने नवीन वलित पर्वत का रूप ले लिया। और जब पर्वत बन गए तो जाहिर सी बात है कि अब वहाँ से क्या होगा, आगे बढ़ते हैं इसमें। जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, अब ये नहीं हुआ होता तो भारत का सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता कि देश के अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों को झेल रहे होते, उनका अनुभव कर रहे होते, पहाड़ बन के नहीं आ रही है, सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत नहीं हो पाता, है ना, जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाते, और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न हो जाता। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा पॉइंट। आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही कथन देखें। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है वो दक्कन के पठार का ही विस्तृत भाग है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत आगे की तरफ मूव हुआ तो आप देखेंगे जो मेघालय का जो पठार आप आज देख पाते हैं, मेघालय जो अब जैसे ये लोकेशन देखते हैं ना आप लोग, कुछ इस तरीके से ये लोकेशन देखते हैं आप लोग, ये यहाँ पड़ता है मेघालय। तो मेघालय का जो पठार है, मेघालय का पठार अगर बात करें तो वो दक्कन के पठार इसी का हिस्सा, इसी का विस्तृत रूप है। ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अलग हो गया मामला, ठीक है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभृति में हुई, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई, ये वाला मामला। फिर देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ, कैसे हुआ? भूमि के उत्थान निर्गमन के कारण, भूमि के उत्थान, भूमि का जो हिस्सा है वो उठ गया और पश्चिमी तट सामने निकल के आया। अगला देखिए, सही सुमेलन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, सही सुमेलन कीजिए। उत्पत्ति और काल के बारे में बात की गई है। जैसे दक्कन ट्रैप, ये कब निकल के आ रहा है? तो ये क्रीटेशियस आदि न्यूटन युग में निकल के सामने आया, ठीक है। पश्चिमी घाट की बात करें तो ये उत्तर न्यूटन यानी सेनोजोइक युग में निकल के आ रहा है। अरावली पर्वत रेंज ये प्री कैम्ब्रियन युग में आ रही है, और अरावली रेंज जो है भारत की नहीं विश्व की
कह लो या भारत की कह लो, विश्व की कह लो या भारत की कह लो, सबसे पुरानी पर्वतमाला, सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली रेंज। और यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे अरावली के संदर्भ में कि इसकी सबसे ऊंची चोटी अरावली रेंज की कौन सी है भाई? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बेटा, ये है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी, ये पॉइंट यहाँ पे आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला देखिए, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेपण, ये निक्षेप ये किसके, ये अत्यंत नूतन टाइम पे ये इस काल के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। नर्मदा ताप्ती की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप ये लोकेशन देख पाते हैं कुछ इस तरीके से, ये भारत का है। यहाँ पे देखिए नर्मदा ताप्ती, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। आगे आएगा नदियों वाला सेगमेंट, तो वहाँ पे इसको विस्तार में समझ रहे होंगे। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कालखंड के संदर्भ में कब उत्पत्ति हो रही है, किसकी और किस कालखंड में हो रही है। अगला देखिए, केरल का कुट्टानाड, केरल का कुट्टानाड कह सकते हैं या कुट्टानाडु, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है और इसे केरल का धान का कटोरा बोलते हैं। केरल का धान का कटोरा कुट्टानाड। ठीक है, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, ये सब बिहार में पड़ते हैं। में से कौन सा जिला है जो धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है आपसे पूछा गया है, तो वो है रोहतास, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज तत्व यहाँ से देखने को मिलता है, मैं तो कहूँगा पूरे बिहार में यही मिलता है एग्जैक्टली, वो है पाइराइट्स। क्या नाम है? पाइराइट्स। आप लोगों ने छोटा सा होमवर्क, पाइराइट्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पाइराइट्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पूरे एकमात्र क्षेत्र है बिहार में रोहतास जहाँ पे ये खनिज तत्व मिलता है। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है, ये खनिज तत्व है। और बेसिकली मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, इन सब में वो जिला कौन सा? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो ये है आपका, है ना। अब धारवाड़ जो भूस्तरीय रचना है ये बेसिकली आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो यहाँ पे रोहतास तो नहीं आ रहा है। अगला देखिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। अगला देखिए, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र जो है, इनमें से वह क्षेत्र है जो मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। तो मरुस्थल आप देखेंगे सिंधु क्षेत्र को ही कहा जा रहा है। सिंधु क्षेत्र की अगर बात करें तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करिए, देखिए जैसे ये भारत का रीजन है और सिंधु नदी यहाँ से बह के आ रही है, और आप देखेंगे आप रेगिस्तान आप यहीं देखते हैं राजस्थान में, है ना। गंगा क्षेत्र तो इधर हो गया, रेगिस्तान तो है नहीं। असम क्षेत्र इधर हो गया, इधर भी रेगिस्तान नहीं है। मध्य भारत का रीजन ये हो गया, रेगिस्तान नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू विकल्प भी हम लोग अपना आंसर हिट कर जाएंगे। अगला देखिए, विंध्यन, कोडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, इनमें से वह चट्टान प्रणाली कौन सी है जो भारत में नवीनतम है? वो है गोंडवाना। ठीक है जी, गोंडवाना, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये नवीनतम, यहाँ पे आप नवीनतम चट्टान प्रणाली देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं गाइस, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे एक नए सेगमेंट के साथ, नई चीज़ों को समझ रहे होंगे उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।